संजय जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, सामाजिक राजनीतिक नेतागण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, बिहार सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और हरनाकांड की इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, पिछले 3 दिनों से परसों सुबह से ही हम लगातार आपके इस इलाके में जो पश्चिम चंपारण का जनजातीय बाहुल्य इलाका है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके एक सहयोगी के रूप में हम लोग अलग अलग इलाकों में घूमते रहे और आपने भी देखा है कि किस तरीके से आपके इस इलाके के पिछड़ापन को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके विकास के लिए, जैसे कि आपके बीच चर्चा हो रही थी, चाहे समेकित थरवट विकास अभिकरण हो या दूसरे सारे कार्यक्रम हो, आपके इलाके और आपके विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भी देखा कि आपके बीच 100 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। हम बिना अधिक कुछ कहे सिर्फ 1-2 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं कि आजादी के बाद से तो बहुत सारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आए और काफी दिनों तक रहे भी और फिर चले गए, लेकिन हम समझते हैं कि आप सबों के बीच में कई पुराने लोग, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। शायद ही कोई मुख्यमंत्री आज हमारे मुख्यमंत्री के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए होंगे जो कि लगातार 3 दिनों तक ये आपके जनजातीय बाहुल्य इलाके में रहकर और रहकर भी तो इस इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग समस्याओं की पहचान कर और उनके तत्काल निवारण की व्यवस्था की हो, ये शायद बिहार के अकेले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और यह मुख्यमंत्री जी के आपके इलाके के विकास की सोच है या उनकी संवेदनशीलता है या उसको प्रदर्शित करती है। और मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जब तक बिहार के जो पिछड़े इलाके हैं, जो अनुसूचित जाति का इलाका हो या अनुसूचित जनजाति का इलाका हो, जैसे आपका थरवट का इलाका है, जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक बिहार का सही विकास नहीं हो सकता है। और यही विकास के मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और इसी सोच की उपज है और इसी सोच का परिणाम है कि आज आपके इलाके में विकास की इतनी योजनाएं बन रही हैं और उनका मूर्त रूप आप देख रहे हैं। आपके बीच बच्चियों ने जितने अच्छे कार्यक्रम किए आप सोच सकते हैं, जब इस उम्र में इन बच्चियों में इतना आत्मविश्वास जग रहा है, फिर आगे आने वाले समय में इनका कितना सुनहरा भविष्य हो सकता है। तो हम आपसे सिर्फ 2 अनुरोध करना चाहते हैं कि जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, आप ही के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके विकास के लिए, आपके समाज के विकास के लिए, आपके परिवार के विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे उनके शिक्षा की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात, आपको जागरूक होने की जरूरत है। और जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उससे लाभान्वित होने की जरूरत है। आप सजगता से उन कार्यक्रमों का लाभ लीजिए, तभी वो कार्यक्रम भी सफल होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी साकार होगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। और दूसरा निवेदन कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज थरवट का स्वरूप बदल रहा है, आज हरनाकांड और इस पूरे इलाके का रूप बदल रहा है और जिसने आपके क्षेत्र के विकास के लिए इतनी प्रतिबद्धता बताई है, आपको भी ये स्मरण रखना होगा कि शायद जब इतिहास में पहली बार आपके विकास के प्रति इतना सजग रहने वाला कोई नेता और
सरकार बना है तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में ये हमारा नेतृत्व और भी अधिक मजबूत हो। इसके लिए भी आपको एकजुटता और एक संकल्प प्रदर्शित करना होगा। हम आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि आप जो विकास के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी ने जो धरोहर को आगे बढ़ाने का एक सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए सजग होइए, सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लीजिए, बच्चों का भविष्य बनाइए और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और इनके हाथ और मजबूती से धरोहर का विकास कर सके, इसके लिए पूरी एकजुटता से इनके पीछे खड़े रहें। इसी अनुरोध और गुजारिश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। में क्योंकि काफी लोगों ने चर्चा की थी, श्री राजेश राम जी ने भी चर्चा की थी और पीछे के मीटिंग्स में भी बातें आई थी नहर में पानी चलाने की बात। तो आप सबों के अनुरोध को देखते हुए मैंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर सभी नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा, जिससे आप किसानों का जो सिंचाई की समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। लेकिन दूसरी बात जो राजेश राम जी ने जब ये बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि ये समझ के बोल रहे हैं कि ये दोन केनाल जो है इसको हम लोग अपने विभाग की भाषा में कंटूर केनाल कहते हैं और आप ज्यादा अवगत हैं उन्हें यहाँ के भूगोल से कि ये नहर जो गुजरती है तो एक साथ एक तरफ की जमीन नहर से नीचे है और दूसरे तरफ की जमीन का जो स्तर है वो नहर के स्तर से ऊंचा है। तो जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ तो सिंचाई का काम नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई दूसरी वैकल्पिक सिंचाई प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां से इस नहर से पटवन का काम हो सकता है वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर नहरों में पानी आ जाएगा और सभी किसानों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। त्रिवेणी केनाल के बारे में भी कुछ शिकायतें मिली हैं, उसमें सही ढंग से काम नहीं हुआ है। हम उसको भी दिखवा के जहां कहीं भी गलत काम हुआ है उसको फिर से सही कराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चढ़िए ना। श्री चंद्रमोहन राय जी, पटना से मेरे साथ आए हुए माननीय सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद श्री वैद्यनाथ महतो जी, बेतिया के माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, छात्र छात्राओं और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, खरनाटांड में एक बार फिर आने का मौका मिला। मुझे इसकी बेहद खुशी है। इस बात को लेकर कई बार खरनाटांड आने का मौका मुझको लगा है और एक बार हम आए थे 10 साल 11 साल पहले। उस समय केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उसमें मैं मंत्री था, रेल मंत्रालय का कार्य देखता था। उस समय आया था और उस समय महेंद्र बैठा जी, स्वर्गीय महेंद्र बैठा जी सांसद थे यहाँ के कार्यक्रम में, और वो थारू समाज का वो कार्यक्रम था और जो दूसरा युगल शाह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय खरनाटांड में उसी के प्रांगण में वो कार्यक्रम हुआ था, जहाँ तक मुझे स्मरण है और अभी डॉक्टर साहब जी याद करा रहे थे। और वहां पर पहली बार जो तो सुनते रहते थे हम लोग थारू जाति की मांग के बारे में, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की इनकी मांग है, लेकिन वहां हमने प्रत्यक्ष तौर पर सब लोगों की बात सुनी थी और ये जानकारी लोगों ने दी कितने लोगों ने उनकी मांग का समर्थन किया है। कोई राष्ट्रीय नेता बचे हुए नहीं थे जिनका उन लोगों ने जिक्र नहीं किया। सब लोग कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमसे भी कहा कि आपकी कोशिश कीजिए, तो हमने कहा था कि कोशिश करें, लेकिन संयोग ऐसा कि जब लौट करके गए तो केंद्र में आदिवासी कल्याण विभाग का काम देखने वाले हमारे साथी मंत्री थे, वो आए मेरे
राज्य मंत्री भी थे, वो भी आए अलग से अपने काम से। तो हमने कहा कि भाई आपका काम तो तभी होगा जब हम अभी हाथ में गए थे और थारू समाज के लोगों को भी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाई एक लिस्ट बन गई है, उसको हम लोग कैबिनेट में ले जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई थारू को भी शामिल कीजिए। सब लोग लगे हुए थे, हम लोगों ने भी जोर लगाया और अक्टूबर केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया और थारू समाज की अनुसूचित जनजाति का हिस्सा बना। लेकिन वो निर्णय 2001 की जनगणना के बाद हुआ। तो थारू जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल तो जरूर हो गए, लेकिन उनकी गणना बिहार में जो अनुसूचित जनजाति है उसमें नहीं हो पाई थी। अब जो 2010 की जनगणना हुई है उसमें इसका विस्तार भी हो गया। और थारू के अलावे गोर जाति के लोग भी कहीं पिछड़े वर्ग में, कहीं उनकी सूची में नाम था, कहीं गोर आदिवासी थे। हमको लगभग सारे गोर आदिवासी समूह में ही आए। तो आदिवासी लोगों की संख्या बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद जो संख्या थी उसमें वृद्धि हुई। और इस इलाके में जो खलवट का इलाका है, और आमतौर पर लोग अगला काल को खलवट की राजधानी कहा करते हैं, तो इस इलाके में जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम लोगों की जब बिहार में आप सब लोगों के आशीर्वाद से सरकार बन गई तो ये मांग हुई। तो जब 2009 में हम विकास यात्रा पर निकले थे पहली बार, मुझे अच्छी तरह याद है 19 जनवरी को निकले थे और पश्चिम चंपारण से उसकी शुरुआत। तो जब यात्रा की शुरुआत करने वाले थे उसी समय हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि खरवट के विकास के लिए, और उसके पहले आए थे उन लोगों ने मांग की थी। तो ये निर्णय विकास यात्रा में निकलने के दिन, हमको चंद्रमोहन राय जी को खूब अच्छी तरह याद होगा कि सुबह सुबह हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी और निर्णय लेने के बाद हम आए थे और यहाँ हमने ऐलान किया। आज मुझे खुशी है कि खरवट क्षेत्र विकास के लिए जो हमने विशेष तौर पर अभिकरण की स्थापना की, उसके चलते अब कई काम हो रहे हैं समेकित रूप से खरवट क्षेत्र के विकास के लिए। और आज जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने इसकी पूरी सूची बनाकर हम लोगों को भी दी है। खरवट क्षेत्र में संपर्क पथ का निर्माण, खरवट क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, विशेष ITI का गठन, खरवट क्षेत्र में सोलर लैंड योजना, खरवट क्षेत्र में वन संरक्षण एवं आर्थिक विकास समूहों का गठन और शिक्षा के विकास के लिए, प्रसार के लिए 400 आसन वाले अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय की स्वीकृति दी गई। हमने तय किया था तब यह भी निर्णय ले लिया था कि खरवट के विकास में 10 ऐसे अनुसूचित जनजाति विद्यालयों का, आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण होगा। और जमीन उसके लिए चाहिए था। मुझे खुशी है कि 6 जगहों पर जमीन मिल गई और उस योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। तो जो भी आदिवासी समाज के लड़के और लड़कियां हैं उनके पढ़ने के लिए और सहूलियत आवासीय विद्यालय बनेंगे और ये आवासीय विद्यालय में सब तरह के बच्चों के रहने की सुविधा, पठन पाठन की सारी सुविधा के साथ इसको बनाया जा रहा है। नहीं है, कल भी मुझको जो रतनपुरवा है उसमें जाकर एक जनजातीय आवासीय विद्यालय देखने का मौका मिला जो पहले की योजना के मुताबिक चल रहा है। मैंने उसको देखा और उसमें कतिपय सुधार का निर्देश दिया है। हमारे साथ अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के सचिव थे और अन्य अधिकारी थे कल, और उन लोगों को हमने बताया है कि किस तरह से इसको बेहतर ढंग से बनाया जाना चाहिए। तो वो अलग निर्माण होगा। लेकिन ये जो खरवट क्षेत्र में जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की जा रही है उसमें सब तरह की सुविधा बच्चों के रहने से लेकर उनके पठन पाठन के लिए सारा इंतजाम किया गया है और ये बेहतर भवन का निर्माण कराया जाएगा। और मुझे खुशी है कि ये सब भी कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावे लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई प्रकार से जब हम आए तो यहाँ लोगों ने मुझे दिखाया, कई प्रकार का काम इन लोगों को दिखाया जा रहा है। ड्रेस मेकिंग का काम,
सिक्योरिटी गार्ड का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब। और आज भी कई लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ जिलाधिकारी ने दिलवाया है। परसों भी हम एक स्थान पर गए थे जो सर्वोच्च विकास अभिकरण की तरफ से जो ट्रेनिंग का काम सारा किया जा रहा है, प्रशिक्षण का, जमुनिया में, तो वहाँ ये हमने देखा है। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए और किसी न किसी कौशल में उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। जब पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि हम लोग इस सरकार ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। लड़कियां स्कूल कम जाती हैं, तो लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए ही हमने 2007 में सबसे पहले मध्य विद्यालय में बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की और उसके बाद हाई स्कूल पहुंचाने के लिए बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। उसकी जबरदस्त सफलता हुई, लड़कियों की संख्या बढ़ गई। अब लड़की और लड़कियों की संख्या स्कूलों में लगभग बराबर होने लगी। उसका इतना बेहतर परिणाम आया है कि जो स्कूलों में लड़कियों को साइकिल देने का एक योजना शुरू की गई, साइकिल खरीदने के लिए धनराशि देने की, कि 2007 में जहां कुल लड़कियां थी पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 1,70,000, वो 2012 जाते जाते उनकी संख्या 6.5 लाख से भी ज्यादा हुई। 4 गुना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ी है एक योजना, साइकिल योजना चालू करने के बाद। और अब तो लड़के और लड़कियों सबको साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने शिक्षा के प्रसार पर बहुत ध्यान दिया। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने और लिया, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय थे और बनाए गए, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, उनकी संख्या घटकर 2% से कम हो गई। लेकिन अब हमारा जोर है शिक्षा की गुणवत्ता पर। जो बच्चे स्कूल में जाए वो स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले, इस दृष्टिकोण से गुणवत्ता पर ध्यान है हम लोगों का। तो हमने देखा कि प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो हाई स्कूल है उसकी संख्या कम है। जितने बच्चे पास कर रहे हैं मिडिल हाई स्कूल में जाना चाहते हैं तो उनकी संख्या कम है। एक निर्णय हमारी सरकार ने किया है कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल का निर्माण जरूर करेंगे और दो स्तर का करेंगे। लगभग 4,500 8,422 ग्राम पंचायत है, तो लगभग हमें 4,500 उच्च विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय खोलने होंगे। तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अगले 4 से 5 वर्ष में ये काम पूरा करेंगे। और इस वर्ष में जो अप्रैल का महीना पहला महीना है इस नए वित्तीय वर्ष का, इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1,000 हाई स्कूल हम लोग खोलेंगे। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी यहाँ मौजूद है। तो इन लोगों की सारी तैयारी चल रही है। हर साल इस तरह से स्कूल खोलते जाएंगे, लड़कियां भी पढ़ जाएंगी और लड़कियां पढ़ेंगी तो अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाएगा। जैसे बाल विवाह, अगर लड़की पढ़ लेगी तो ये बाल विवाह की कुप्रथा है वो समाप्त होगी। दूसरी बात है लिंगानुपात, 1,000 अगर मर्द है तो इस बिहार में 916 महिलाएं हैं, ये ठीक नहीं है। उसी संख्या को भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग गर्भपात करा देते हैं, तो अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो इसके लिए तैयार नहीं होंगी। लड़का हो या लड़की सब एक समान है। ये लड़कियां अगर पढ़ लेंगी तो वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। और लिंगानुपात में पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है उस मामले में भी हम राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर बनेंगे। अभी राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम, हमको राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने के से संतोष नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि बिहार में लिंगानुपात सर्वश्रेष्ठ हो जाए, देश का उत्तर को प्राप्त करें। उसके लिए अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो कारगर होगा। और तीसरी बात है जनसंख्या के अंदर आबादी हमारी बढ़ती चली जा रही है। 10 साल के अंदर हमारी आबादी में 25% की वृद्धि हो जाए। अब ये हालत रहा तो 2050 जाते जाते हमारी आबादी 20 करोड़ हो जाएगी। मात्र 94,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। और आज ही 1911 में
जो आंकड़े प्रकाशित हुए जनगणना के, उसके हिसाब से 10 करोड़ 38 लाख। अभी तक आते आते तो लगभग ये 11 करोड़ के करीब पहुंच रहा होगा बिहार की आबादी। तो इतने कम क्षेत्रफल पर 1 वर्ग किलोमीटर पर 1100 व्यक्ति, यानी धरती पर दबाव आबादी का बढ़ता चला जा रहा है। वह बहुत ही खराब स्थिति में हमें ले जाए, इससे जनसंख्या पर भी नियंत्रण जरूरी है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए बाकी जो उपाय प्रचारात्मक है, प्रशिक्षणात्मक है, वो तो चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर लड़कियां पढ़ जाए। एक औसत है हमारे बिहार में, एक परिवार एक पुरुष और स्त्री को औसतन 3.7 बच्चे होते औसतन। लेकिन अगर लड़की 10वां तक पढ़ लेती है, मैट्रिक तक, तो पूरे देश का औसत है कि एक पति पत्नी के ऊपर 2 बच्चे औसत होते हैं। ये पूरे देश का भी औसत है, और बिहार में भी मैट्रिक तक पढ़ी हुई लड़कियों का ये देखा गया कि औसत आता है 2 पर। तो इसका मतलब है कि सबसे जरूरी चीज है जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा। और अगर सिर्फ 2 स्तर पर पहुंच जाए लड़कियां, तो प्रति जोड़ा पुरुष स्त्री का है उसमें 2 से भी कम बच्चे होते हैं, 1.7। तो वैसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण का भी सबसे माकूल तरीका है कि हम लड़कियों को पढ़ा दें। और सब लड़कियां जब +2 तक पहुंच जाएगी तो आबादी पर भी नियंत्रण, बाल विवाह की कुप्रथा पर भी रोक लगेगा, और लिंगानुपात भी हमारा बेहतर हो जाएगा। ये सब लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक शिक्षा पर हमारा, और दूसरा जैसे सर्वोच्च विकास अभिकरण के द्वारा कौशल विकास पर जोर दिया गया। अगर लोगों को कोई न कोई हुनर प्राप्त हो जाए, उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो उससे वो बेहतर कमा सकते हैं। एक आदमी जिसको कुछ नहीं आता, वो मोटा काम करेगा, प्रतिदिन मजदूरी का काम करेगा, तो उसको जितना पैसा मिलेगा, अगर एक कौशल है, चाहे वो प्लम्बर है या किसी भी तरह का काम वो सीख लेता है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेता है, गाड़ी मरम्मत का काम सीख लेता है, मोबाइल रिपेयर का काम सीख लेता है, कुछ भी काम अगर वो सीख लेता है तो प्रतिदिन उसकी आमदनी दुगुना से भी ज्यादा होगी। तो कौशल विकास और रोजगार भी प्राप्त होता है, और कहीं नहीं तो कहीं शहर बाजार में ही कुछ काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो रोजगार प्राप्त करेगा और बेहतर उसकी कमाई होगी। इसलिए हम लोगों ने कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया, और मुझे खुशी है कि इस इलाके के, धनवड़ इलाके के लोग, थारू समाज के लोग हों,